Hello students, this is Dr. Vinod and you're watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs on a topic capacitors. We will try to cover only those questions which already asked in different entrance examination. So without wasting time, let us start one by one. First question, a 6 microfarad capacitor is charged from 10 volts to 20 volts. Increase in energy will be. There are four options are given. Okay, so there is a one capacitor whose capacity is given which is equals to 6 microfarad. This is the capacity of that capacitor. Okay, which is charged from 10 volt. This is the initial potential difference across the capacitor. This one is the final potential difference across the capacitor. So here this is the initial potential difference, this one is the final potential difference across the capacitor. So they ask the increasing in energy will be. जब हम उस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट तो उसकी एनर्जी कितने से बढ़ रहा है. ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट वाज द इनिशियल एनर्जी. सबसे पहले इनिशियल एनर्जी कितना था वो हम फाइंड आउट करेंगे. द इनिशियल एनर्जी इट इज इक्वल्स टू 1/2 c इंटू वी स्क्वायर. लेकिन हम इनिशियल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं तो वी आर स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द इनिशियल एनर्जी ऑफ दैट कैपेसिटर. फाइनल एनर्जी क्या होना चाहिए? So final energy E suffix F it is equals to 1/2 C into V F square, where C is nothing but the capacity of that capacitor. V suffix F represent the potential difference across the capacitor. Okay, that is the final potential difference. Now this was the initial energy, this was the final energy. ओके, ये इनिशियल एनर्जी था, ये फाइनल एनर्जी है. तो इन दोनों में डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो डिफरेंस कितना आएगा? तो चेंज इन पोटेंशियल चेंज इन एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर इट इज इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल. ओके, ट्राई टू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज. सो इट इज इक्वल्स टू 1/2 सी वी आई स्क्वायर और 1/2 वी एफ स्क्वायर. सो इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या कॉमन निकलेगा? 1/2 सी कॉमन निकलना चाहिए. ओके, सो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर. व्हाट इज द वी एफ? दिस इज द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर. दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर. ओके, सो 1/2 इंटू सी की वैल्यू कितना दिया? 6 माइक्रोफैरेड. तो इट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻⁻6. ओके, माइक्रो की जगह पे हमने 10⁻⁻6 लिया. ब्रैकेट में वी एफ फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 वोल्ट है. सो 20 वोल्ट स्क्वायर माइनस 10 वोल्ट स्क्वायर, दिस वाज द इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद दिस विल बिकम 3 into 10⁻6 minus 6. ओके, सो ब्रैकेट के अंदर ये होगा 20 स्क्वायर बिकम 400 माइनस 100. ओके, ये कितना होना चाहिए? 300. 300 से अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 300 को तो कितना होगा? 900. सो दिस इज इक्वल्स टू 900 इंटू 10⁻⁻6. ओके, इसको और थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं. 9 इंटू 10 कितना होना चाहिए? -4. और इसका यूनिट क्या होगा? जूल. सो ये है चेंज इन एनर्जी जब हम उसको चार्ज करें फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट. सो ये होगा उसका चेंज इन एनर्जी जो भी है. इट इज इक्वल्स टू ऑप्शन बी इज करेक्ट. इतना एनर्जी उसका चेंज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है. Next question is, the capacitance of a parallel plate condenser does not depend on. First option is area of the plates. Second option is medium between the plates. Third option is distance between the plates.
and fourth option is metal of the plate. Okay, the situation is like this one. Let us imagine that this is a parallel plate capacitor. These are the two parallel plates. Okay, in between these two parallel plates there is one medium which is introduced having the dielectric constant which is equals to K. ओके इन दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो भी मीडियम इंट्रोड्यूस किया है उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है. ओके ये जो भी प्लेट दिख रहा है आपको, तो इस प्लेट का एरिया कितना है, इट इज अ A, और इसका भी एरिया कितना है, A है. ओके दिस टू प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D. Okay, so K is a dielectric constant of that medium which is introduced between these two plates. A is the area of each plate and D is nothing but the separation distance between these two plates. Now according to formula, the capacitance of a capacitor, it is equals to epsilon naught into K into A upon D. Okay, so here we can say that the capacitance of a given parallel plate capacitor, it is depends on medium, it is depends on area of plate, it is depends on distance, separation distance between these two plates. So यहाँ पे जो भी capacitance है of a given parallel plate capacitor, it depends on area of the plates. इसके ऊपर डिपेंड रहेगा. जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कैपेसिटी उस कैपेसिटर का ज़्यादा होगा. ओके इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स. सो मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज़्यादा है तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा. और उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, जितना ज़्यादा डिस्टेंस आप रखते हो इन दो प्लेट्स में का, उतना उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होता है, बिकॉज ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखते हो तो इस फॉर्मूले में कहीं पे भी मेटल का क्वालिटी या मेटल किस मेटल से बना है इसके बारे में कहीं डिस्कशन नहीं है. वेदर इट इज मेड अप ऑफ आयरन, वेदर इट इज मेड अप ऑफ गोल्ड, वेदर इट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, लाइक दैट वन. तो किस टाइप के मेटल से बना है इसका कुछ वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है. तो यहाँ पे इसके लिए जो भी करेक्ट आंसर है, दैट आंसर इज नथिंग बट द ऑप्शन डी. द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डज नॉट डिपेंड्स ऑन मेटल ऑफ द प्लेट, नेचर ऑफ द मेटल ऑफ द प्लेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द dielectric constant K of an insulator cannot be, okay, 3, 6, 8 and infinite. यहाँ पे बात हो रही है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की. ओके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेकिन किसका, इंसुलेटर का. अब एक बात आपको अच्छी तरह से समझना है कि इंसुलेटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा कैसा होगा, फाइनाइट होगा, हमेशा फाइनाइट होगा. इट मे बी 3, इट मे बी 6, इट मे बी 8, लेकिन वो कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है. इनफाइनाइट ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू किसका हो सकता है, कंडक्टर का. ओके अगर हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो उस कंडक्टर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होगा, लेकिन इंसुलेटर के लिए इट इज ऑलवेज फाइनाइट. सो इसके लिए जो भी आंसर है, द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ एन इंसुलेटर कैन नॉट बी इनफाइनाइट. ओके ये इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 small drops each of radius small r and having the same charge small q are combined to form a big drop. The ratio between the potentials of the bigger drop to the smaller drop is. Okay, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे कितने ड्रॉप्स है, 8, 1, 2, 3, 4, ओके 5, 6, 7, 8. ये सभी ड्रॉप्स अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो सभी के ऊपर चार्ज कितना है, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू इतना वो दिया है यहाँ पे. ओके हर एक स्मॉल ड्रॉप के ऊपर चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू. ओके हर एक स्मॉल ड्रॉप का रेडियस कितना है, स्मॉल आर. अब हम कंसिडर करेंगे कि हर एक स्मॉल ड्रॉप के ऊपर जो भी पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, दैट पोटेंशियल इज नथिंग बट द स्मॉल v, और उसका जो भी कैपेसिटेंस होगा, दैट कैपेसिटेंस इज नथिंग बट द स्मॉल c. अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए कि
8 ड्रॉप्स कंबाइन हो रहे, कंबाइन होने के बाद यहाँ पे एक बड़ा ड्रॉप बन रहा है। ओके, उस बड़े ड्रॉप के ऊपर टोटल चार्ज अगर हम कंसिडर करते हैं Q, उसका रेडियस हम कंसिडर करते हैं अगर R, उसका पोटेंशियल कंसिडर करेंगे अक्रॉस दैट ड्रॉप इट इज इक्वल टू V, और उसका कैपेसिटेंस हम कंसिडर करेंगे कैपिटल C। ओके, सो ये हो गए बिगर ड्रॉप के बारे में और ये हो गए स्मॉलर ड्रॉप के बारे में। ऐसे कितने ड्रॉप्स कंबाइन हो रहे हैं? 8 ड्रॉप्स कंबाइन होके एक बड़ा ड्रॉप यहाँ पे बन रहा है। अब उनका कहना है कि रेशो में फाइंड आउट करना है द रेशो बिटवीन द पोटेंशियल्स ऑफ बिगर ड्रॉप टू द स्मॉलर ड्रॉप, यानी कैपिटल V और स्मॉल v, इन दोनों का रेशो की वैल्यू में फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जब हमने ये प्रोसेस पढ़ा था थ्योरी में, तो उस वक्त हमने पढ़ा था कि टोटल चार्ज जो भी होगा ऑन अ बिगर ड्रॉप इट शुड बी इक्वल्स टू n इनटू कैपिटल Q, सॉरी स्मॉल q. What is the capital Q? This one is the charge on this bigger drop. Small q is nothing but the charge on each small drop. ऐसे कितने ड्रॉप्स है? 8. हम यहाँ पे फॉर्मूला में लेंगे n, where n is equals to 8. और हमने ये देखा था कैपेसिटेंस जो भी है, दिस कैपेसिटेंस इट इज इक्वल्स टू n टू द पावर 1/3 into small c, where small c is nothing but the capacitance of each small drop, capital C is nothing but the capacitance of a bigger drop. ओके, अब इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें पोटेंशियल्स फाइंड आउट करना है। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ अ बिगर ड्रॉप। सो पोटेंशियल ऑफ अ बिगर ड्रॉप इट इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप इज इक्वल्स टू कैपिटल Q अपॉन कैपिटल C। ओके, कैपिटल Q अपॉन कैपिटल C, लेकिन कैपिटल Q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? इट इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल q। कैपिटल C की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल c, n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल c। ओके, सो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये जो भी होगा इट इज इक्वल टू n टू द पावर 1 माइनस 1/3, तो ये होगा n टू द पावर 2/3। ओके, स्मॉल q अपॉन स्मॉल c, व्हाट इज द स्मॉल q? इट इज द चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप, दिस स्मॉल c रिप्रेजेंट द कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। इन दोनों का अगर रेशियो लेते हैं तो इट इज बिकम अ स्मॉल v, इट इज नथिंग बट द पोटेंशियल ऑन अ स्मॉल ड्रॉप। ओके, सो यहाँ पे देखिए दिस इज नथिंग बट द पोटेंशियल ऑन अ बिगर ड्रॉप, दिस वन इज द पोटेंशियल ऑन अ स्मॉल ड्रॉप। तो अगर इनका रेशो लेना है तो रेशो क्या आएगा? सो इट इज इक्वल्स टू कैपिटल V अपॉन स्मॉल v, इट इज इक्वल्स टू n टू द पावर 2/3, इट इज इक्वल्स टू n की वैल्यू कितना है? इट इज इक्वल्स टू 8। ओके, सो 8 टू द पावर 2/3, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू होगा इट इज इक्वल्स टू 4। ओके, 4 है तो 4:1 हम ये ले सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। अब यहाँ पे इसका आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन आपको कंफ्यूज हो रहा होगा ये दो फॉर्मूलेज हमने ये थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, कैपेसिटेंस ऑन स्मॉल ड्रॉप और कैपेसिटेंस ऑन बिगर ड्रॉप, इनका जो भी इक्वेशन होगा इट इज इक्वल्स टू कैपिटल C इज इक्वल्स टू n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल c। ओके, सो एक बार आप थ्योरी का लेक्चर सुन सकते हो इसके रिलेटेड। Next question. The respective radii of the two spheres of a spherical condenser are 12 cm and 9 cm. The dielectric constant of the medium between them is 6. The capacity of the condenser will be. Okay, the situation is like this one. This is the spherical condenser. Okay, having outer sphere whose radius is 12 centimeter, inner sphere whose radius is 9 centimeter. Okay, so जो भी इनर रेडियस है उसको हम R2 कंसिडर करेंगे या R1 कंसिडर करेंगे, आउटर रेडियस को हम R2 कंसिडर करेंगे। ओके, हियर R2 is the radius of the outer sphere which is greater than R1. Okay,
R1 की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, सो फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता है, हमने थ्योरी में देखा था कि फॉर्मूला जो भी है कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्पेरिकल कंडेंसर, इट इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के ब्रैकेट में R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये हमने देखा था। ओके, दिस गिव्स द कैपेसिटी ऑफ स्पेरिकल कंडेंसर विच इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। व्हाट इज द R2? It is the radius of the outer sphere. R1 is nothing but the radius of the inner sphere. K is nothing but the dielectric constant of that medium which is introduced between these two sphere. ओके, इन दोनों के बीच में जो भी मीडियम है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, जिसकी वैल्यू दिया है यहाँ पे 6। एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, अब हम सभी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं 1 by 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू होता है 9 × 10⁹। यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है 4 पाई एप्सिलॉन विच इज इक्वल्स टू 1/9 × 10⁹। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब k की वैल्यू कितना है, इट इज नथिंग बट द 6 ब्रैकेट में R1 की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, 9 × 10⁻², और R2 की वैल्यू होगा 12 × 10⁻²। ओके, सो दिस इज द 9 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² बिकम -4 अपॉन, यहाँ पे देखिए R2 12 × 10⁻² माइनस 9 × 10⁻²। अगर यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बचेगा कितना, 3 × 10⁻²। ओके, दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे दिस 9 गेट कैंसिल। ओके, सो ये 6 है, ये 12 है और ये 3 है। सो यहाँ पे 3 6, यहाँ पे 2 होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 12, दिस विल बिकम 24। ओके, 24 मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर कितना है 10⁻⁻4 है। ओके, नीचे कितना होगा, ये 10⁻9 और -2 बिकम 10⁻7, 10⁻+7 अगर ऊपर जाता है तो 10⁻−7, -4 ऑलरेडी है तो दिस बिकम 10⁻11। ओके, सो दिस इज द कैपेसिटेंस का जो भी वैल्यू आ रहा है वो है। ओके, इट इज इन अ फैरेड। अब यहाँ पे थोड़ा हम रीअरेंज करेंगे, दिस इज इक्वल टू 240 × 10⁻12 फैरेड। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 240 10⁻12 को हम लिख सकते हैं पिको, दिस पिको इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p इनटू फैरेड। ओके, सो पिको मीन्स 10⁻12। सो ये होगा कैपेसिटी ऑफ दैट स्पेरिकल कंडेंसर। ओके, सो answer option A is correct one. Next question, the radii of two metallic spheres P and Q are R1 and R2 respectively. They are given the same charge. If R1 is greater than R2, then on connecting them with a thin wire, the charge will flow. First option is from P to Q. Second option is from Q to P. Third option is neither the charge will flow from P to Q nor from Q to P. The fourth option is the information is incomplete. Okay, the situation is like this one. Now let us imagine that this is a there are two metallic sphere. Okay, this is the metallic sphere P and this one is nothing but the metallic sphere Q. ये मेटेलिक स्फीयर P है और ये मेटेलिक स्फीयर Q है। ओके, इसका जो भी रेडियस है इसको हम कंसीडर करके चलेंगे, दिस वन इज R1 एंड दिस वन इज नथिंग बट द R2। अब यहाँ पे दिया है कि R1 इज ग्रेटर देन R2। ओके, और दोनों के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इंट्रोड्यूस किया गया।
अब दोनों के ऊपर अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इंट्रोड्यूस होता है तो डेफिनेटली जिस मेटेलिक स्फीयर का रेडियस ज़्यादा है उसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कम क्रिएट होगा और इसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा क्रिएट होगा अगर हम पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करते हो तो। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है आपको, अगर हम यहाँ पे दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सेम क्वांटिटी में, ओके, पॉजिटिव चार्ज अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो सिचुएशन कैसा होगा? सिचुएशन इज लाइक दिस वन, जो भी Vp है द पोटेंशियल ऑन अ मेटेलिक सरफेस P, मेटेलिक स्फीयर जो भी है P, उसके सरफेस पे जो भी पोटेंशियल क्रिएट होगा Vp, और इसके सरफेस पे जो भी पोटेंशियल क्रिएट होगा Vq। ओके, अगर हम पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये Vp इज लेस देन Vq। ओके, अगर ये कंडीशन होता है कि पोटेंशियल Q मेटेलिक स्फीयर पे ज्यादा है एज कंपेयर टू द P मेटेलिक स्फीयर, ओके, तो उस सिचुएशन में जो भी चार्ज ट्रांसफर होगा इट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल रीजन टू द लो पोटेंशियल रीजन, सो चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम Q टू P। ओके, अब यहां पे देखिए, जैसे कि मान के चलिए जब हमने चार्ज इंट्रोड्यूस किया तो इसके ऊपर जो भी पोटेंशियल क्रिएट हुआ था दैट पोटेंशियल इट इज इक्वल्स टू +10 पॉजिटिव पोटेंशियल है और इसके ऊपर +20। अगर हम अब निगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं, जब हम निगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, निगेटिव चार्ज जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, सिर्फ साइन यहाँ पे चेंज होगा। सो यहाँ पे P स्फीयर के ऊपर जो भी चार्ज क्रिएट होगा, सॉरी जो भी पोटेंशियल क्रिएट होगा इट इज इक्वल टू -10, और Q मेटेलिक स्फीयर पे जो भी पोटेंशियल क्रिएट होगा इट इज इक्वल टू -20। सो दिस इज द Vp, दिस वन इज द Vq। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे Vp इज ग्रेटर देन Vq। ओके, सो मोर पोटेंशियल किसका हो गया? ये P स्फीयर पे ज्यादा पोटेंशियल है एज कंपेयर टू द Q स्फीयर। सो चार्ज इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल स्फीयर टू द लो पोटेंशियल स्फीयर। तो उस केस में जो भी चार्ज फ्लो होगा इट इज फ्रॉम P टू Q। ओके, अब आखिरी स्टेटमेंट, इस प्रॉब्लम में ये नहीं दिया गया कि किस टाइप का चार्ज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ इतना कहा गया कि दे आर गिवन द सेम चार्ज, दे आर गिवन द सेम चार्ज, बट वेदर इट इज अ पॉजिटिव और वेदर इट इज अ नेगेटिव, क्योंकि इस पोलैरिटी के ऊपर यानी किस टाइप का चार्ज आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसके ऊपर चार्ज Q मेटेलिक स्फीयर से लेके P तक ट्रांसफर हो सकता है या P से लेके Q तक ट्रांसफर हो सकता है। सो देयरफॉर इन दिस प्रॉब्लम what are the information they are given, that information is incomplete, so therefore the option D is correct one. Next question, 27 drops of water of the same size are equal and similarly charged. okay, जो भी ड्रॉप्स है 27 उनका साइज सेम है, वो इक्वली एंड सिमिलरली चार्ज है। इसका मतलब है अगर सभी के ऊपर 1 माइक्रोकूलम इतना चार्ज है तो सभी के ऊपर 1 माइक्रोकूलम इतना ही चार्ज है पॉजिटिव। ओके, इक्वल मैग्नीट्यूड के फॉर्म में और सिमिलर मीन्स पोलैरिटी। ओके, सो 27 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑफ द सेम साइज आर इक्वली एंड सिमिलरली चार्ज, they are then united to form a bigger drop. Okay, by what factor will the electrical potential changes? By what factor will be the electrical potential changes? यहाँ पे हमें पोटेंशियल का रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, सो लास्ट प्रॉब्लम में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था, जो भी पोटेंशियल है अगर मैं मान के चलता हूँ जो भी बिगर ड्रॉप है उसका पोटेंशियल मैं रिप्रेजेंट करता हूँ V suffix B. Okay, so V suffix B it is equals to n to the power 2 by 3 V suffix S. So V suffix S it represent the potential of the smaller drop, this one represent the potential of a bigger drop. Okay, and number of drops जो भी यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस
प्रॉब्लम में कितने ड्रॉप्स है 27, तो n का वैल्यू होगा इस प्रॉब्लम के लिए इट इज इक्वल्स टू 27। ओके, सो इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं, वी बी अपॉन वी एस। ओके, तो कितना क्वांटिटी चेंज हो रहा है यहाँ पे ये हमें इंडिकेट करेगा। इट इज इक्वल्स टू n टू द पावर 27, सॉरी n टू द पावर 2/3, सो 27 टू द पावर 2/3 होगा। दिस इज इक्वल्स टू, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आएगा 9। ओके, सो 27 टू द पावर 1/3 होगा 3, और 3 का स्क्वायर होगा 9, सो ये आंसर आएगा। ओके, सो बाय व्हाट फैक्टर विल बी द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंजेस, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है वो हम देख रहे हैं। सो वी बी इट इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ वी एस। ओके, सो दिस इज अ करेक्ट आंसर, द ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। Next question. A parallel plate capacitor is charged and the charging battery is then disconnected. If the plates of the capacitor are moved further apart by means of insulating handle, then okay, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया जिसको हमने फुल्ली चार्ज कर दिया, उसके बाद बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, जो भी प्लेट्स है उस कैपेसिटर के उनको हम दूर कर रहे हैं एक में से, यानी स्मॉल डी का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। स्मॉल डी इज नथिंग बट द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। ओके, और वो भी जो भी दूर कर रहे हैं हम उनको विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटिंग हैंडल। तो ऐसे केस में क्या होगा, द फर्स्ट ऑप्शन इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेस। ओके, तो अब देखिए जितना चार्ज आपने कैपेसिटर के प्लेट्स पे इंट्रोड्यूस कर दिया, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। ओके, अब आप भले ही दूर कर रहे हो या पास में ला रहे हो उन प्लेट्स को, तो यहाँ पे चार्ज की क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। ओके, सो चार्ज इज ऑलवेज कॉन्जर्व, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं हो सकता। वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट इंक्रीजेस, तो दो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। क्या ये होगा वो भी हम देख लेंगे। थर्ड ऑप्शन इज कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, और फोर्थ ऑप्शन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेस। ओके, अब इनमें से कौन सा करेक्ट होगा वो हम देखेंगे। एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस इट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डी। What is the A? It is the area of each plate. This one is nothing but the separation distance between the plates. अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने बात किया कि चार्जेस की क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। ओके, क्या जब हम दो प्लेट्स को एक में से दूर लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए उस कैपेसिटर का, इट शुड गोज ऑन डिक्रीजेस। ओके, कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है कैपेसिटेंस गेट इंक्रीजेस, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ओके, अब यहाँ पे और एक इक्वेशन हमें पता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नथिंग बट द Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। जैसे कि C दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है। ओके, उसको मैंने यहाँ पे रीअरेंज करके लिखा है, Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। जैसे कि हमने बात किया कि यहाँ पे जो भी चार्ज होता है हर प्लेट के ऊपर वो चेंज नहीं हो रहा है, कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब ये कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। पोटेंशियल क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब इस केस में जब आप दो प्लेट्स को एक में के दूर लेके जा रहे हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, उस वक्त उसका कैपेसिटेंस शुड बी गोज ऑन डिक्रीजेस एज वेल एज पोटेंशियल शुड गोज ऑन इंक्रीजेस। ओके, द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स शुड बी इंक्रीजेस, यहाँ पे दिया है डिक्रीजेस, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। अब बचा हुआ एक ही ऑप्शन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेस।
और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो भी एनर्जी है उसका फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता है। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, क्योंकि उस केस में कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, और आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा, which is nothing but the energy stored, it is equals to U is equals to 1/2 C V square। C कम हो रहा है लेकिन V की वैल्यू बढ़ रहा है और उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो भी स्टोर्ड है उस कैपेसिटर में इट गेट इंक्रीजेस, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर स्फीयर ऑफ अ स्पेरिकल air capacitor is earth. For increasing its capacitance, the option A, vacuum is created between the two spheres. Second option is dielectric material is filled between the two spheres. Third option is the space between the two spheres is increased. And fourth option is earthing of the outer sphere is removed. Okay, so as we know that formula, the formula of total capacitance of this spherical capacitor, it is equals to 4 pi epsilon naught into k into r1 r2 upon r2 minus r1. Okay, where r1 is nothing but the radius of the internal sphere, this is the radius of the outer sphere, this k is nothing but the dielectric constant of that medium which is introduced between the two spheres, epsilon naught is nothing but the permittivity of the free space. Okay, this c is nothing but the capacity of that spherical capacitor. अब इस फॉर्मूले के हिसाब से okay, आप जो भी मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट के हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, जितना उसका वैल्यू ज्यादा होगा उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। ओके, तो अब ऑप्शन पी इज करेक्ट वन। अगर आप स्पेस इंक्रीज करते हो बिटवीन द टू स्फीयर्स तो क्या होगा आप ये निकाल सकते हो। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, डायलेक्ट्रिक मटेरियल इज filled between the two spheres. There is an air-filled 1 picofarad parallel plate capacitor. Okay, एक parallel plate capacitor है which is filled with the air whose capacity is nothing but the 1 picofarad. When the plate separation is doubled and the space is filled with wax, the capacitance increases to 2 picofarad. The dielectric constant of the wax is okay. So यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जिस कैपेसिटर के बारे में बात हो रही है उसकी कैपेसिटेंस कितना है 1 पिकोफैरेड। ओके, सो एयर फील्ड है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ दैट कैपेसिटेंस of that capacitor, it is equals to epsilon naught A upon D, which is given, which is equals to 1 picofarad. ये इंफॉर्मेशन दिया है। ओके, अब सेकंड सिचुएशन में जिस कैपेसिटर की बात हो रही है उसका स्पेस जो भी है दो प्लेट में का वो डबल कर दिया। ओके, सेपरेशन जो भी है डबल कर दिया, यानी अब D की जगह पे 2D होगा, और यहाँ पे एक डायलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया गया, ओके, इन द फॉर्म ऑफ वैक्स। उस डायलेक्ट्रिक वैक्स का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो सेकंड सिचुएशन में C डबल डैश इट इज इक्वल्स टू, या C डैश इट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू K अपॉन 2D, क्योंकि सेपरेशन डबल हो गया और डायलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। सो दिस इज इक्वल्स टू दिया है, इट इज इक्वल्स टू 2 पिकोफैरेड। ओके, इट इज इक्वल्स टू 2 पिकोफैरेड। अब अगर हम ये यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, या यहाँ पे K अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इट इज इक्वल्स टू ओके 2 पिकोफैरेड यहाँ पे लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू कितना होगा 1 पिकोफैरेड होगा। ओके, सो K इट इज K बाय 2
into 1 picofarad, it is equals to 2 picofarad. So picofarad get cancel. यहाँ पे ये 2 इस साइड जाएगा तो k की वैल्यू कितना होना चाहिए, तो k become a 4. 2 multiplied by 2 it become a 4. ओके तो इसका आंसर कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन, विच इज इक्वल्स टू 4. ओके बच्चों, ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन जिसको कर लिया हमने सॉल्व. उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा. इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.